Ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel, Noor's Diary, and this is Noor Diary from UK. And this is my another YouTube program for you. So don't forget to subscribe and follow my YouTube channel. Brain is mightier than bullet, as I always say. So remember, always open your mind. Listen carefully what I'm trying to say. आज का टॉपिक है नाज़रीन हज़रात, गज़ा स्ट्रिप। गज़ा एक ऐसा नाम है जो मेरे ख्याल में दुनिया के तकरीबन हर मुसलमान को पता होना चाहिए कि गज़ा क्या है। Because of the Israeli conflict with Palestinians, therefore every person knows or needs to know that what Gaza strip is. गज़ा एक छोटा सा इलाका है इसराइल के साथ ही, इसराइल और इजिप्ट के बॉर्डर के बीच में, जो इस वक्त सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल एक टेस्ट नहीं है, कंट्रोवर्शियल टेरिटरी है। और कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि उसके ऊपर ज़्यादातर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसराइल ने उनको कम्प्लीटली ब्लॉकेट किया, विच इज़ ट्रू कि इसराइल ने समंदरी, बहरी और फ़ज़ाई और ज़मीनी रास्ते गज़ा के बंद किए हुए। यहाँ मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि गज़ा ब्लॉकेट क्यों है। अब देखिए ना, दुनिया में ये मशहूर है कि ब्लॉकेट की गई है, भूख है, अफलास है, लोग मर रहे हैं। ठीक है, किसी हद तक दुरुस्त ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट है और उसके अंदर हालात वो नहीं है जो एक नॉर्मल किसी बंदे के होने चाहिए। तो ये एक अलग टॉपिक है। मैं इस वक्त इस टॉपिक का मकसद मेरा ये है गज़ा का, कि गज़ा की ब्लॉकेट क्यों हुई है। ठीक है ना, अब उसके अंदर के हालात क्या हैं और लोग कैसे गुजर कर रहे हैं, वो अब मैं आपको किसी और टॉपिक, किसी और मौके पे मैं आपके साथ बयान करूँगा। नाज़रीन हज़रात, गज़ा की ब्लॉकेट, इसराइल को कोई शौक़ नहीं है किसी भी इलाके को, फ़लस्तीनियों के किसी भी इलाके को फॉर नो रीज़न उसको कम्प्लीटली नाकाबंदी कर दे उनकी। मगर जब उनके पास कोई रीज़न नहीं रहता तो वो कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ता है। जैसे पिछली वीडियो मैंने आपको बोला था कि इसराइल को किसी के साथ भी जंग करने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि दुनिया की पूरी नज़रें उसके ऊपर है। देखें, गज़ा की जो नाकाबंदी है वो शुरू हुई है 2005 के बाद, 2005 के बाद मिडल में या एंड पे, ठीक है ना, समझे कि 2006 में प्रॉपर तरीके से शुरू हुई है। अच्छा, अभी ये हालात देखें कि अगर गज़ा की नाकाबंदी हुई है कि ऐसे तो नहीं किसी ने उठ के किसी के घर पे नाकाबंदी कर दी, ठीक है ना, कि रीज़न होता है लोकली, नेशनली और इंटरनेशनली कोई एक जस्टिफिकेशन और रीज़न होते हैं जो पेश किए जाते हैं। नो डाउट कि गज़ा की नाकाबंदी कंप्लीट नाकाबंदी है, मगर उसके रीज़न क्या है, क्यों नाकाबंदी इसराइल ने की। इसराइल पागल तो नहीं है ना कि बैठे बैठे पूरे इलाके को नाकाबंदी कर देंगे, ब्लॉकेट कर देंगे, कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम अदर वर्ल्ड। देखें, उसकी एक रीज़न ये है कि देखें, आप ऐसा करें, रिसर्च करें, गूगल में जाओ यार, उधर जाके रिसर्च करें, सेकंड इंतफादा, ठीक है ना, सेकंड इंतफादा जिसको इंग्लिश में, अरबी वर्ड है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अपराइजन, सेकंड पैलेस्टीन अपराइजन, जो 2002 में शुरू हुई। जो फर्स्ट इंतफादा थी वो 1983 से 90 तक, ये मेरे ख्याल में 87 से लेकर 90s ऑनवर्ड ये फर्स्ट इंतफादा चला, अपराइजन इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की। दूसरी जो शुरू हुई सेकंड इंतफादा, ये सेकंड इंतफादा शुरू हुई 2000 से। इसके रीज़न भी कई रीज़न हैं, मगर इसका जो एक्चुअली यासिर अरफात चाहता था कि कोई अपराइजन शुरू है जिसको वो कैच करे, मगर उसका क्या रीज़न नहीं मिल रहा था। रीज़न मिला अनफॉर्चुनेटली उस टाइम के इसराइली वज़ीर आज़म एरियल शरोन ने मस्जिद अक्सा का दौरा किया। तो जब उसने मस्जिद अक्सा का दौरा किया ऑफिशियली, तो ये फ़लस्तीनियों को, यासिर अरफात को मौका मिल गया कि अब
इंतफादा शुरू करें कि एक यहूदी प्राइम मिनिस्टर, यहूदी और प्लस इजरायली प्राइम मिनिस्टर को जुर्रत कैसे हुई मस्जिद अक्सा के अंदर अपने नापाक कदम रखने की। तो जब उसने कदम रखा तो ये एक इंतफादा शुरू हो गया। इंतफादा को इजरायली में अगर कहना जाए कि टेररिज्म अगेंस्ट इसराइल और इजरायली पीपल। इंतफादा जब ये शुरू हुआ 2000 में, तो इसका जो मेन फोकस था वो था इजरायली सिविलियंस, इंक्लूडिंग इजरायली मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, military installations and government infrastructure, but mainly civilians in Israeli cities. अब ये क्या हुआ कि ये जो इंतफादा शुरू हुआ 2000 से, तो ये क्या हुआ कि फ़लस्तीनी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमास हो गई, फ़लस्तीन लिबरेशन PLO हो गया, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, इसके अलावा ये हो गया फ़लस्तीन इस्लामिक जहाद PIJ हो गया, और दूसरे फ़लस्तीन पॉपुलर फ्रंट और ये और भी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने सुसाइड टेररिज्म, खुदकश हमले शुरू कर दिए इसराइल के अंदर। जब इनके खुदकशी हमले की अगर आप टाइम लाइन देखें तो इनके जो खुदकश हमले हैं ये शुरू हुए हैं, अभी मैं एक रिपोर्ट इसी बारे में कंडक्ट कर रहा था। 2000 अगर हम 2000 से ले लेते हैं, 2000 से लेके 2005 तक लेके आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद भी मैं आपको बताऊं 6, 7, 8 में क्या डिफरेंस है। 2000 में इसराइल जब ये इंतफादा शुरू हुआ 2000 के मिड के, तो उसके बाद 2000 के एंड के अराउंड मिड के बाद 5 सुसाइड खुदकश हमले हुए इसराइल में, जो कहाँ पे हुए, गजा के अंदर ही उस टाइम। अब ये ज़हन में रखें कि गजा का जो 2005 और 6 से पहले गजा इसराइल के अंदर था, गजा इसराइल का हिस्सा था। तो 2000 लेके जब तक इसराइल का हिस्सा था 2005 के एंड तक, तब तक ये बॉम्बिंग जो हुई वो इसराइल के गजा के अंदर भी होती थी, इसराइली सिविलियंस और इसराइली फोर्सेस के खिलाफ, प्लस इसराइल के सिटीज़ के अंदर भी हुई। तो 2000 में 5 धमाके हुए, उनमें से 2 सिर्फ गजा में इसराइल के खिलाफ। फिर 2001 में ड्रामेटिकली इट इंक्रीज द सुसाइड्स अटैक्स। तो वो सुसाइड जो खुदकश हमले हैं वो 2001 में कितने हो गए, 40 खुदकश हमले इसराइल के अंदर हुए हैं 2001 में, जिसकी अगर मैं कैजुअलिटी बताऊं तो वो कैजुअलिटी 2001 में जो कैजुअलिटी हुई है इसराइल की, जो इसराइली यहूदी इन सुसाइड अटैक मारे गए, तकरीबन 100 इसराइली मारे गए और सेवरल हंड्रेड्स, कई सैकड़ों जख्मी हुए। ये 2001 में, 2001 के पूरे 12 महीने के अंदर 40 खुदकश हमले हुए इसराइल के अंदर, जिसमें 100 से ज़्यादा इसराइली यहूदी मारे गए और सैकड़ों इसराइली जख्मी हुए। उसके बाद जब ये 2002 में ये और इंक्रीज हो गए सुसाइड बॉम्बिंग्स, तो ये जो खुदकश हमले जो 2002 में इसराइल में हुए 47 खुदकश हमले इसराइल में हुए 2002 में, जिसके अंदर नियरली 500 इसराइली सिविलियन इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स मारे गए और हजारों जख्मी हुए। फिर 2003 आया, 2003 के अंदर इनके सुसाइड बॉम्ब्स हुए हैं, खुदकश हमले 23, कुछ कम हुए। 2000 में 5, 2002 में 40, 2001 में 40, 2002 में 47 और 2003 में 23 हुए, और उसमें कैजुअलिटी हुई तकरीबन 150 से लगभग 153-155 इसराइली मारे गए और 100 के करीब जख्मी हुए। फिर जब 2004 आ गया तो उसमें फिर सुसाइड हमले कम हुए, वो हो गए 17 सुसाइड हमले, और उसमें तकरीबन 64 इसराइली मारे गए और 100 के करीब जख्मी हुए। फिर 2005 में 9 सुसाइड बॉम्बिंग हुई और 30 इसराइली मारे गए और तकरीबन सेवरल जख्मी हुए। फिर 2006 के अंदर 3 हमले हुए, जिसमें तकरीबन 16 इसराइली
मारे गए और नियरली 100 वाउंडेड हुए। अब ये देखें, ये इंतफादा शुरू हुआ है और हमास और ये फ़लस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादातर इनके जो बेसिस थे वो कहाँ थे? वेस्ट बैंक में, और ज़्यादातर क्या थे? गज़ा के अंदर इनके। तो गज़ा के अंदर इनके थे, हालांकि अभी ब्लॉकेड नहीं हुई थी। तो गज़ा के अंदर से और फ़लस्तीन अथॉरिटी जो तो वेस्ट बैंक थे उधर से इनके ऊपर हमले किए गए। तो ये तकरीबन मिला के अगर आप देखें तो ये तकरीबन 100 से ऊपर सुसाइड हमले हुए पिछले 5 साल के अंदर, 2000 से लेके 2005 तक 5 साल में इसराइल के खिलाफ 100 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा सुसाइड हमले हुए, दहशतगर्द हमले हुए, खुदकश हमले हुए, जिसमें तकरीबन 5000 लमसम तकरीबन 1,500 2,000 इसराइली मारे गए उसके अंदर। इसके अलावा अगर आप इन बॉम्बिंग्स को देखें कि बॉम्बिंग्स कम क्यों होती गई, ये दहशतगर्दी सुसाइड हमले क्यों किए कि इनके बीच में इसराइल ने फौजी ऑपरेशंस भी किए। जैसे 2002 में तकरीबन इन्होंने 10 ऑपरेशन किए इन 5 सालों में। 5 सालों में इसराइली फौज ने 10 ऑपरेशन किए इस टेररिज्म को रोकने के लिए, जिसमें से 3 ऑपरेशन जो है वो बड़े फेमस ऑपरेशन। एक है ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड, ठीक है ना, 2002 में शुरू हुआ। दूसरी थी ऑपरेशन रेम्बो, 2004 में शुरू हुआ। और उसके बाद ऑपरेशन डे ऑफ पेनिटेंस, ये भी शुरू हुआ तकरीबन 2004 में। और इसके अलावा 10 ऑपरेशन और भी हुए जिसकी वजह से ये जो सुसाइड खुदकश हमले थे, टेररिज्म था, ये कम होता गया। ठीक है, 2001 से लेके 2004 तक कम होते गए। 2005 में इसराइल ने डिसाइड किया कि 2003 में एरिल शरोन ने डिसाइड किया, एक आइडिया निकाला कि क्यों नहीं इसराइली गजा से बिल्कुल निकल जाए कंप्लीटली। 2003 में इसने एक आइडिया पेश किया। 2004 में इस आइडिया को इसराइली कैबिनेट ने मंजूर किया और 2005 में इसको पेश किया गया कैनेसेट में। कैनेसेट क्या है? इसराइली पार्लियामेंट को कहते हैं। तो कैनेसेट में, इसराइली पार्लियामेंट के अंदर ये प्लान पेश किया गया, उसको अप्रूव किया गया। जब अप्रूव हुआ तो 2005 के मिड एंड के इसराइली गजा से निकल गए। इसराइली आर्मी, इसराइली फोर्सेस, इसराइली जो सेटलमेंट्स, 21 इसराइली सेटलमेंट्स थी, ठीक है ना, इसराइली बस्तियां उधर कायम थी, उनको कंप्लीटली रूट आउट कर दिया गया। लोग नहीं जाना चाहते थे, मगर इसराइलियों को पकड़ के, उनके सेटलर्स को पकड़ के ट्रकों में डाल के मार के उनको गजा से निकाला। गजा से कंप्लीटली 2005 के एंड और 6 करीब कंप्लीटली गजा से इसराइल निकल गया। जब इसराइल निकल गया तो इसराइल ने ब्लॉकेड कहाँ से की? ब्लॉकेड का कहाँ से शुरुआत? देखिए, मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि इसी गजा के इलाके से जब इसराइल गजा के अंदर मौजूद था, इसराइली सेटलमेंट्स थी, इसराइली पोस्ट थी, इसराइली आर्मी अंदर थी, इसराइली पुलिस अंदर थी, इसराइली बॉर्डर फोर्स अंदर थे, इसराइली सिक्योरिटी मैकेनिज्म, हर चीज़ अंदर था। उसके बाद भी टेररिज्म को इसराइल नहीं रोक सका। खुदकश हमले का कोई भी नहीं रोक सकता। पाकिस्तान में खुदकश हमले को कोई नहीं रोक सका, दुनिया में खुदकश हमले कोई नहीं रोक सकते। तो ये खुदकश हमले नहीं रुक रहे थे। और जब ये गजा से कंप्लीटली विथड्रॉ कर गया और पूरी गजा जो है वो फलस्तीनियों को दे दिया इन्होंने, तो मुझे बात पता है, जब गजा से निकल गए तो उसके बाद अगर ये ब्लॉकेड नहीं करते तो मुझे ये बात बताएं कि आर्मी और इनके इसराइली सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हुए भी इनके हजारों इनके बंदे इन इसराइली मारे गए, ठीक है ना, 100 से ज़्यादा खुदकश हमले हुए। तो अगर ये निकल जाते हैं तो ये दहशतगर्दी तो ख़त्म होनी नहीं थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि 2006 में इलेक्शन हो गए फ़लस्तीनियों के, जिसमें कौन जीता? हमास, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में
डिक्लेयर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसराइल के अंदर सैकड़ों खुदकुश हमले किए हैं, वो उस इलाके के अंदर जीत गई। तो जो जीत गई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये ब्लॉकेड नहीं करते तो हमास का सेकेंड अटेम्प्ट क्या था जीतने के बाद? इसराइल के ऊपर फुल तरीके से हमले करना। तो इसराइल के पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसराइल ने वो ब्लॉकेट कर दी। ब्लॉकेट कर दी कि दहशतगर्द हमारे मुल्क में इसराइल के अंदर ना आ सके गजा से। जब इन्होंने ब्लॉकेट की 2006 से, तो उसके बाद मैं आपको सुसाइड हमलों की बताता हूँ। 2006 में जब इन ब्लॉकेट के बाद कितने हमले हुए सुसाइड? 3, पूरे साल में 3। और उसमें कितने इसराइली मरे? 0। 2007 में कितने हैं सुसाइड हमले हुए? 1। कितने इसराइली मरे? 3। 2008 में कितने सुसाइड हमले हुए, खुदकुश हमले हुए? 2। कितने इसराइली मरे? 0। आप देखें, जब गजा ब्लॉकेड नहीं थी और इसराइली प्रेजेंस गजा के अंदर थी, इसराइली आर्मी गजा के अंदर थी, तो इन्हें पिछले इंतफादा में 5 सालों में कितने धमाके हुए? सैकड़ों। कितने इसराइली मरे? हजारों। कितने जख्मी हुए? हजारों। जब इजराइल निकल गया गजा से, पूरा गजा फलस्तीनों को दे दिया और हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन गजा के अंदर जीत जाती है और इनको मजबूरन ब्लॉकेट करना पड़ता है अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपनी बचाने के लिए 2 दहशत हमलों से। जब इन्होंने ब्लॉकेट किया तो क्या रिजल्ट निकला? पॉजिटिव। क्या रिजल्ट निकला? सुसाइड हमले तकरीबन खत्म हो गए। ठीक है ना। अभी इसके ऊपर अगर कोई बंदा ये कहता है कि इसराइल ने ब्लॉकेट किया है गजा के लोगों को पनिश देने के लिए, उनको तकलीफ देने के लिए, वो इसलिए कि वो मुसलमान है, वो फलस्तीनी है, नहीं। ये दहशतगर्द जो हमले थे इनको रोकने के लिए करना पड़ा। मैं आपको मिसाल देता हूँ यार। देखो, सोचो, एक इंसान समझ के देखो आप। पाकिस्तान 2001 से लेके ऑन गोइंग 10-20 सालों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कितनी टॉप पे चली गई। अलकायदा, टीटीपी और दूसरे भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कितने हमले किए? सैकड़ों, अनगिनत, सैकड़ों। काउंटिंग नहीं है, काउंटिंग मैं काउंट नहीं कर सकता। मैं रिसर्च भी करूं ना, मैं काउंट नहीं कर सकता। कितने लोग मारे गए बेचारे? 1 लाख के करीब। कहते हैं ऑफिशियल फिगर है 80,000 में, ये तकरीबन 1 लाख के करीब है। और उसमें कितनी सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने अपनी जान का नजराना दिया? तकरीबन 10,000, जवान से लेके जनरल तक। आप एक वो कौम हो जिन्होंने दहशतगर्दी देखी, आपने लाशें उठा उठा के थक गई ये कौम। ना मस्जिद महफूज, ना मदरसे महफूज, ना कोई सिविलियन और या गवर्नमेंट का या सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट महफूज। वो कौम को तो समझना चाहिए कि दहशतगर्दी क्या होती है। ठीक है ना। अब देखें ना, दहशतगर्दी, अब मुझे बात बताएं, दहशतगर्दी कैसे रोकी आर्मी ने? इस वक्त दहशतगर्दी कितनी पाकिस्तान के तकरीबन खत्म हो चुकी, कैसे रोकी? ऑपरेशन किए ना मिलिट्री। कौन कौन से ऑपरेशन मिलिट्री? मैं बात बताऊं। ऑपरेशन राहे हक, पाकिस्तान ऑपरेशन मिलिट्री ऑफ राहे हक, ऑपरेशन जलजला अर्थक्वेक, ऑपरेशन जलजला, ऑपरेशन ब्लैक थंडरस्टोन, ऑपरेशन राह शहादत, ऑपरेशन ज़रब अज़ब एंड ऑपरेशन रद्दुल फसाद। इन ऑपरेशंस की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो इन ऑपरेशंस के अंदर गांव के गांव, शहर के मिलियामेट हो गए, बाजारों की बाजारें फना हो गई ऑपरेशन के अंदर। क्यों? अपनी कौम को और अपने मुल्क को इन्होंने बचाना था दहशतगर्दों से। उसमें गलतियां भी हुई क्योंकि अर्बन वॉरफेयर के पाकिस्तान आर्मी एक्सपर्ट नहीं थी, तो सैकड़ों मासूम लोग भी उसमें के अंदर कैजुअल्टी हुई, मारे गए, मगर उनको अपनी पूरी 22 करोड़ लोगों को बचाना था। तो यही अगर मिसाल अगर इसराइल को देखें तो गजा से और फलस्तीन अथॉरिटी से इसराइल के ऊपर पिछले 5 सालों से 2000 से लेकर 2005 तक, इन 5-6 सालों के अंदर इसराइल के ऊपर सैकड़ों दहशतगर्द खुदकुश हमले हुए।
सैकड़ों इसराइली मारे गए, हज़ारों इसराइली जख्मी हुए। इन्होंने 10 ऑपरेशन किए और उसके बाद गजा से निकल गए। कोई कब्जा नहीं किया, गजा निकल के गजा दे दिया, इनको ले लो। मगर इन्होंने ब्लॉकेट कर दिया कि अपने मुल्क को बचाने के लिए। और इस ब्लॉकेट का क्या नतीजा निकला? इसराइल के अंदर दहशतगर्दी खत्म हो गई तकरीबन, और इसराइली कौम और इसराइली कंट्री दहशतगर्दी से और उस दहशतगर्दी के लानत से, उस दहशतगर्दी के खौफ से एक सिक्योर जोन के अंदर इसराइल दाखिल हो गया। तो नाज़रीन हज़रात, आप दहशतगर्दी को समझ सकते हैं। दुनिया में अगर कोई दहशतगर्दी को समझ सकता है ना, वो दो कौम है, एक इसराइल, एक पाकिस्तान, जिनकी दहशतगर्दी कभी ना रुकी है और ना रुक रही, अभी तक चल रही है। कम से कम आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि गजा की ब्लॉकेट करने की वजूहत क्या थी, क्या मजबूरी थी कि गजा की ब्लॉकेट करनी पड़ी। ठीक है, अच्छा, अब गजा की ब्लॉकेट के बारे में के बाद, इसकी नाकाबंदी के बाद, मैं आपको एक अगली वीडियो में कोई भी आगे जो भी इस टॉपिक ऊपर वीडियो आई तो उसके ऊपर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर क्या इसराइल को गजा के अंदर लोगों की कंडीशन क्या है और इसराइल उसके बारे में क्या उनकी गजा में हेल्प कर रहा है। ठीक है ना, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हर एवरी डे गजा से 10,000 फ़लस्तीनी गजा से इसराइल आते काम करने, और वो वापस काम करके शाम को वापस गजा में चले जाते हैं। ठीक है, और फ़लस्तीन अथॉरिटी वेस्ट बैंक से तकरीबन 1 लाख फ़लस्तीनी हर साल, हर दिन, एवरी डे इसराइल आते हैं काम करने के लिए, 1 लाख, और वो उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि उसकी इसराइल ने ब्लॉकेट तो की है, मगर फिर उनको क्या फैसिलिटी दे रहा है, उनको क्या हकूक दे रहा है, बजाय इसके कि उधर से एप्रिसिएशन आए या कुछ आए, उधर से अभी भी रॉकेट और मोटर्स अभी भी फायर होते हैं। तो नाज़रीन साहब, ये मेरा एक छोटा सी वीडियो थी 20-25 मिनट की, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि गजा की ब्लॉकेट इसराइल को क्यों करनी पड़ी, और मैं आपको इसका मिसालें भी दी पाकिस्तान के ऑपरेशन, पाकिस्तानी दहशतगर्दी के बारे में कि पाकिस्तान ये मिलिट्री इसलिए वही किया जो पाकिस्तान ने किया, जो पाकिस्तान ने वही किया जो इसराइल ने किया। ठीक है, और अगली वीडियो में इसी टॉपिक को अगर जारी रखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसके। हाँ, ये जो इसराइली ऑपरेशन हुए हैं, इसके अंदर एक और ऑपरेशन भी हुआ था जो दुनिया में मौजूद नहीं, इसराइल ने एक ऑपरेशन किया था। वो ऑपरेशन इस वक्त आपको कहीं भी दुनिया में नहीं मिलेगा, आप इंटरनेट में ढूंढ लें, आपको नहीं मिलेगा वो ऑपरेशन। ठीक है ना, कहीं से एक कोई रिपोर्ट मिल गई तो ठीक है, मगर आपको वो एक हिडन ऑपरेशन था, वेरी सीक्रेट ऑपरेशन। ये वो ऑपरेशन था इसराइल ने शुरू किया था, जिस ऑपरेशन ने CIA को दंग कर दिया था। CIA हैरान रह गए कि कैसे इसने शुरू किया ऑपरेशन। यहाँ तक कि उस टाइम के प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश हैरान रह गया, वो शशदर हो गया कि क्या इसराइल ने ऑपरेशन शुरू किया है, और इस ऑपरेशन ने दुनिया को हैरत में डाल दिया, यहाँ के सिक्योरिटी एजेंसियों को। वो ऑपरेशन किसी ने, अमेरिका की CIA को जरूरत नहीं थी वो ऑपरेशन करने की, मगर वो इसराइल ने वो ऑपरेशन करके दिखाया, और उसी ऑपरेशन, हिडन ऑपरेशन की एक वजह थी जिससे ये टेररिज्म काफी कम हो गया। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन हार्पून। ये हार्पून ऑपरेशन अगर नहीं होता तो मैं नहीं समझता कि ब्लॉकेड भी हो जाती, फिर भी मैं नहीं समझता कि इसराइल के अंदर दहशतगर्दी खत्म होगी, कभी खत्म नहीं होती। चाहे वो ब्लॉकेड कर देते, सब कुछ बंद कर देते, मगर इसराइल के अंदर दहशतगर्दी खत्म नहीं होती अगर ऑपरेशन हार्पून नहीं होता। इसके बारे में इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मैं एक बताऊंगा ऑपरेशन हार्पून क्या था और उसकी सक्सेस कैसे हुई। तब तक के लिए इजाज़त दें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वॉच माय यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो को बार बार देखें, समझने की कोशिश करें, रिसर्च करें, इंटरनेट पे जाएं, खोल के देखें सेकंड इंतफादा क्या है, फ़लस्तीनी अपराइजिंग क्या है, गजा ब्लॉकेट क्या है, क्यों हुई गजा ब्लॉकेट, उसके पीछे रीज़न क्या थे। ठीक है ना, आपको रिसर्च करें, आपको पता चलेगा फर्स्ट इंतफादा क्या, सेकंड इंतफादा क्या है, गजा क्या है, गजा ब्लॉकेट से पहले गजा क्या था, ब्लॉकेट के बाद गजा क्या है। ठीक है, तो बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट्स हो, आप मुझे दें, मैं उनको पढ़ता हूँ। आपके हर एक कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ पूरे गौर से, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। क्रिटिक करना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिक करना आपका जमहूरी हक है, तो आप कर सकते हैं।
तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।